मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। यूसीसी के प्रस्ताव तैयार किए जाने से पहले विशेषज्ञ समिति ने बुलाई राजनीतिक दलों की बैठक। कांग्रेस ने बैठक से किया किनारा। भाजपा समलैंगिकता लिव इन कानून के खिलाफ। बीजेपी पदाधिकारियों ने 2 भाजपा नेताओं पर हिंसा फैलाने की महापंचायत। पदाधिकारी आपको बता दें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की उठाई मांग। धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में संत समाज चलाएंगे अभियान। समलैंगिक विवाह को बताया भारतीय संस्कृति के विरुद्ध। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक का हुआ समापन। मस्जिदों चर्चों पर नहीं कोई सरकारी नियंत्रण। और मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश में आज भी खराब रहेगा मौसम। पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर रामनगर वन प्रभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोतवाल अरुण कुमार सैनी को तहरीर सौंपते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने बताया कि वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कई स्थानों पर बिना हस्ताक्षर एवं बिना पत्रांक के नोटिस छपा कर भय का वातावरण बनाने के साथ ही अधिकारियों द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया जो नोटिस बिना हस्ताक्षर के चस्पा किए हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर ऐसे अधिकारियों को निलंबित कराने की मांग करेंगे। मुकदमा दर्ज न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की बात भी की। जनता इतनी पैनिक हो गई कि कोतवाली आज हमने ज्ञापन दिया जो रामनगर में भय का वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, और इसमें जो मुख्य भूमिका रामनगर वन प्रभाग द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं जो कि बिल्कुल फर्जी हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उसमें ना किसी के साइन है, ना उसमें कोई पत्रांक नंबर डला हुआ है। बिना साइन के, बिना पत्रांक के, बिना सक्षम अधिकारी के ये नोटिस कैसे दिए गए, इसको लेकर हमने आज रामनगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। और हमने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और गर्जा मंदिर को जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है गर्जा मंदिर के नाम पर कि वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया, उसको लेकर भी हमने इसमें शिकायत की है। और आंदोलन के नाम पर यहाँ पर अवैध वसूली भी गरीब जनता से की गई है। लोगों ने माइक से मांग की गई है कि हमें जो है पैसा दो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आज रामनगर में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आज भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में कुछ लोग आए थाने में। उन्होंने एक तहरीर दी है जिनमें वन प्रभाग द्वारा जो नोटिस अतिक्रमण के लिए दिए गए हैं और उनके संबंध में और गर्जिया मंदिर को हटाने को लेकर जो अफवाह फैलाने के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर का अवलोकन किया जाएगा और जांच के बाद इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर इसी के से है। नरेंद्र नगर वेस्टिन होटल में चल रहे सेकंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग 3 दिवसीय G20 समिट के दूसरे दिन 3 सेशन होंगे, जिसमें मुख्य रूप से तीनों सेशन में विदेशी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। एक पहले सेशन में उच्च स्तरीय सिद्धांतों के मसौदे पर चर्चा हुई। भ्रष्टाचार को रोकने और उसे मुकाबला करने के जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। दूसरा सेशन भ्रष्टाचार से संबंधित संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों के मसौदे पर चर्चा। और तीसरे सेशन में मानवीय कानून सहायता पर आपसी जवाबदेही पर चर्चा की जाएगी। 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। हम लोग मौजूद है ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर वेस्टिन होटल नरेंद्र नगर टिहरी क्षेत्र में, जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। और यहां पर आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो विभिन्न देशों से डेलीगेट्स आ रखे हैं, वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार
के साथ साथ यहाँ पर जो उच्च स्तरीय सिद्धांतों के मसौदे पर चर्चा, उस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ पर 3 दिन तक इसी तरह से मंथन चलेगा। दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन यानी अंतिम दिन रहेगा। आज हम यहाँ मौजूद हैं और जो विदेशी डेलीगेट्स आ रखे हैं वो तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। ऋषिकेश नरेंद्र नगर से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा शारदा नहर में बीती देर शाम इनोवा कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक में महिला के साथ कार चालक व 3 बच्चे भी शामिल हैं। जहां मृतक महिला द्रौपदी, उसकी बेटी, भाई के 2 बच्चे व कार चालक है मृतकों में शामिल हैं। वहीं मृतका के घर न पहुंचने पर उसके भाई ने जब फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया, जिसके बाद मृतका के भाई मोहन चंद ने अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में सवार होकर खोजबीन करना शुरू किया, जिस पर उसे कार लोहिया हेड पावर चैनल के पास शारदा नहर में नदी किनारे गिरी दिखाई दी। मृतका के भाई ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके उपरांत पुलिस ने टीम घटनास्थल पर पहुंचकर गोताखोरों के माध्यम से कार से सभी 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन पुलिस द्वारा कार से 5 लोगों को बाहर निकाले जाने पर उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल खटीमा की नागरिक चिकित्सालय में सभी मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। सीलबंद अवस्था में 500 पुलिस के द्वारा मुझे प्राप्त हुए और जिसमें से एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां और एक बच्चा था और 5 की मौत जो है वो पानी में डूबने से। दुखद घटना जनकैया थाना क्षेत्र में कल प्रकाश में आई है, जिसमें लगभग 11:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन जो है वो लोहिया हेड के पास जो है नहर में गिर गया है। तो उसमें जैसे ही पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया और लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसमें 3 बच्चे और 2 बालिग, एक महिला और एक पुरुष हम लोगों को गाड़ी में मिले। उन्हें जब लोकल हॉस्पिटल में हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक निजी हॉस्पिटल में लेके गए तो उनको सबको वहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई फिलहाल हो चुकी है। जो पोस्टमार्टम में भी जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय किसान यूनियन रोड अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड के आवास पर किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन रोड अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 जून से रोड की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों की तरफ से विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्नदाता भूखों मरने की कगार पर है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता की गई थी, जिसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, लेकिन बैठक के दौरान कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा कि 1 जून से भारतीय किसान यूनियन रोड तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर तहसील का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान लगातार परेशान हैं, अधिकारी भी लगातार किसानों को आश्वासन देते हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। हम अपने किसान समस्याओं को लेकर हमने एक एसडीएम साहब को एक दिन वार्ता करी थी। उन्होंने हमारे साथ में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कराई, पर हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो हमारी मांग थी जस की तसा, उसको लेकर हम 1 जून को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और तहसील का घेराव करेंगे। क्यों यह इन अधिकारी ऐसे हो गए गूंगे बहरे, हाँ करते हैं पर काम नहीं करते हैं। ना तो कोई चकबंदी में हमारा सुधार हुआ, ना कोई जो तहसील स्तर के काम थे वो झुके तो बड़े हैं, बिजली संबंधी थे वो झुके तो बड़े हैं। कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं जो इसका निस्तारण कराया हो। जितने हमने ना मांग पत्र में अपने दिए थे उन काम का किसी का डिसीजन आज तक नहीं मिल पाया। इस बात को लेकर हम 1 तारीख को 1 जून को धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ तहसील में अनिश्चितकालीन करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक सकुशल संपन्न हुई। बैठक में देश भर से करीब 250 प्रमुख साधु संत विहिप पदाधिकारियों ने भाग लिया। हरिद्वार के कृष्णा निवास आश्रम में यह बैठक आयोजित हुई। साधु संतों ने लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, लिव इन, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि हिंदुत्व से जुड़े कई मुद्दों को लेकर संत महापुरुषों के द्वारा केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में मंथन किया गया है। इनका कहना है कि देश के कई राज्यों में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, उसे खत्म किया जाए। इसको लेकर साधु संतों ने आग्रह किया है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण पक्षपात है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई मिशनरियों पर
किसी तरीके का सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड का कानून हिंदू हितों के विरोध में है। इस कानून के तहत मुस्लिम लैंड माफिया हिंदुओं की संपत्ति पर अवैध कब्जा करते हैं। उनका कहना है कि बैठक में समलैंगिकता को लेकर चर्चा की गई, जो हमारी परंपरा को स्वीकार नहीं करता है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर कानून बनाए। हिंदुत्व की रक्षा के लिए संत समाज देश के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। मुख्य रूप से 2-3 विषयों के ऊपर समाज का मार्गदर्शन हो, इसलिए सभी पूज्य धर्माचार्यों ने, संतों ने यहाँ पर चिंतन किया है। एक तो पूर्ण देश भर में अनेक राज्यों में मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है, उससे मंदिरों की मुक्ति करना होना, यह आग्रह सभी पूज्य संतों ने रखा है। हिंदू मंदिरों का जो नियंत्रण है वह एक पक्षपाती बात भी है, क्योंकि चर्च या मस्जिद के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं है। साथ साथ में वक्फ बोर्ड जैसे और वक्फ के कानून जैसे जो कुछ कानून आए वह हिंदू हितों के एकदम विरोध में हैं, और इस कारण से उसके पीछे छुपकर अनेक मुस्लिम लैंड माफिया भी हिंदुओं के ज़मीनों के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और इसीलिए पूज्य संतों ने इसके विरुद्ध भी अपना रोष व्यक्त किया है। विश्व हिंदू परिषद के ये सारे संत मिलकर पुरजोर विरोध व्यक्त करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय से हमने प्रार्थना की है, पत्रों के माध्यम से बार बार हम अलग अलग मंचों पर यह स्वर मुखर कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, संस्कार, विचार और हमारी सभ्यता को इस तरह से ध्वस्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है। समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किस प्रकार की एक दूषित मानसिकता बनी है, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, वो किस तरह से विधि पूर्वक रहेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। रुख अगली खबर का मंडलायुक्त दीपक रावत ने आज अतिथि गृह सभागार में पर्यटन सीजन की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाते हुए कार्य करना होगा। जिसकी जो जिम्मेदारी है वह अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नैनीताल शहर में जो लोग भी व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए पुलिस वेरिफिकेशन करने के उपरांत आई कार्ड जारी करे। आयुक्त ने कहा कि शहर में अवैध तरीके से कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये हर बार टूरिज्म सीजन से पहले डीएमएसएसपी के लेवल पे हुई है। आज जो दिक्कतें आ रही हैं और जो सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम्स, उस पर बैठक हुई है। जो आपने मुद्दा उठाया है इलीगल एक्टिविटीज़ वाला, उसमें प्रमुख मुद्दा तो यही है कि जो भी कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नैनीताल में कर रहा है, चाहे फिर बोटिंग की हो, साइकिलिंग की हो, बाइकिंग की हो, टैक्सी की हो, घुड़सवारों की हो, ये वही लोग करें जो ड्यूली वेरीफाइड हैं बाय लॉ और जिनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आई कार्ड जारी हुआ है। पालिका को निर्देश दिए हैं कि इसमें पहली बात तो ये आई कार्ड इशू करें। आई कार्ड इशू करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करा लें कि यहाँ पे जो इस गतिविधियों को कर रहे हैं वो साफ सुथरे लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो करेगा इसको, जिनके पास वैलिड आई कार्ड्स नहीं हैं, उन पे हम सख्ती से निपटेंगे और उस कार्रवाई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात अगली खबर की। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में देश भर से करीब 250 प्रमुख साधु संत भी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। हरिद्वार के कृष्णा निवास आश्रम से शुरू हुई इस बैठक में लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, लिव इन रिलेशन, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकारों पर साधु संतों द्वारा चर्चा की जा रही है। आज बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनके द्वारा सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए साधु संतों का बड़ा योगदान बताया गया। साथ ही समान नागरिकता, आपको बता दें, नागरिक कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अन्य राज्यों के लिए यह ड्राफ्ट एक मॉडल का कार्य करेगा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वह भी आशीर्वचन देने की कृपा करें। संतों की भावना के साथ प्रदेश का कार्य करेंगे।
पूज्य संतगण धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपनी संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से, उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चले। 30 जून तक उसकी रिपोर्ट आ जाए और भारत का हम पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। हम राज्य का जो ये ड्राफ्ट है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में काम करेगा। और यही सौभाग्य हमको मिला है कि सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून हमारे प्रदेश में लागू होने के लिए हम आगे बढ़े। वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यालय पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल में विद्यालय का गोल्डन जुबली कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी व जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने शिरकत की। गोल्डन जुबली कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन 50 वर्षों में सेंट थॉमस स्कूल ने बेहतर प्रदर्शन कर छात्रों को संस्कार दिए हैं। बताया कि अब देश में सांस्कृतिक धरोहर को लेकर काफ़ी कार्य हो रहा है। NEP 2020 के लागू होने के बाद देश में राष्ट्रभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का काफ़ी प्रचार हो रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि अच्छे संस्कारों से ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसकी भूमिका सेंट थॉमस स्कूल पिछले 50 वर्षों से निभाता चला रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों की भी मौजूदगी रही। विधायक जी स्वागत है। टॉपर बच्चे हमारे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बच्चे 70% नंबर लाएंगे, उनको हम 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने वाले हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। जो भी 18-19% बच्चे फेल हो जाते थे अभी तक, उनके लिए आप एक मौका और दे रहे हैं। हम 2 पेपरों में अंक सुधार परीक्षा इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। चौथा जो है, हम जो 40 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं हमारे, उन बच्चों को निःशुल्क दवाई देने का भी हमने निर्णय किया है कि स्कूलों में दवाइयाँ दी जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है। हमारा जो संस्था का एक उद्देश्य है उत्तराखंड में विशेष करके जो अनडेवलप्ड एरिया है, दूरस्थ एरिया है, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, क्योंकि जब उत्कृष्ट शिक्षा बच्चे पाएंगे तो वो अच्छे नागरिक बनने में उनकी सहायता मिलेगी। जो देश के विकास है अच्छी नागरिकता से प्राप्त होती है, तो यह हमारा मानना विश्वास है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो पलायन अभी की स्थिति बनी हुई है वो शिक्षा के अभाव से भी हो रहा है। तो हमारी संस्था का प्रयास रहेगा कि जो शिक्षा के अभाव से पलायन हो रहे हैं उसको रोका जाए। अगली खबर उधम सिंह नगर से। STF की टीम ने उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से मुठभेड़ के बाद एक असलाहा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से टीम ने भारी मात्रा में असलाहा भी बरामद किया है। मामले का खुलासा STF के SSP आयुष अग्रवाल के द्वारा रुद्रपुर स्थित CO STF के कार्यालय में करते हुए बताया गया कि STF को सूचना मिली थी कि उधम सिंह नगर जनपद में उत्तर प्रदेश से असलाह की तस्करी करने आ रहा है, जिसके बाद टीम के द्वारा जाल बिछाकर आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई, जिसमें आरोपी के द्वारा टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद टीम ने जवाबी फायरिंग की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इश्तियाक अहमद उर्फ सोनू निवासी बरेली उत्तर प्रदेश का बताया, जिसके साथ ही आरोपी इश्तियाक अहमद उर्फ सोनू के कब्जे से टीम ने अलग अलग
तरह के 6 अवैध असलाहा सहित कारतूस भी बरामद किए हैं। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के द्वारा असलाहा तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा भी की गई। इसमें पुलबट्टा थाना क्षेत्र में एक जो तस्कर था, इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करके इसको दबोचा गया। इस जो आर्म्स डीलर है, इसका नाम है इस्तेयाक उर्फ सोनू। ये बहेड़ी बरेली का रहने वाला है और इसके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल्स और रिवॉल्वर बरामद हुई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इससे जो पूछताछ की गई है, अभी तक जानकारी में आया है कि लगभग 400 से ज़्यादा वेपन ये अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुका है। एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो कि इसको ऑपरेट करता है और इसके द्वारा यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई की जाती है। इसका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अभी तक 4 मुकदमे जानकारी में आए हैं जो इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और कि किन कहाँ से इसकी सप्लाई चेन था, कहाँ से लेकर आता था, किस किस को सप्लाई करता था, उन सभी लोगों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। रुक अगली खबर का। लक्सर में एक निजी टायर फैक्ट्री के बाहर बीती रात अवैध खनन से भरे ट्रक ने बाइक पर जा रहे 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की खनन नीति में विरोधाभास है और यही कारण है कि खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी स्टोन क्रैशर चल रहे हैं और सड़कों पर अवैध खनन सामग्री से भरे वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। इन वाहनों पर नियंत्रण करने में शासन प्रशासन भी विफल साबित हो रहा है। उनकी मांग है कि लक्सर क्षेत्र में हादसों को रोकने के लिए स्कूल टाइम में ओवरलोड वाहन प्रतिबंधित होने चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लक्सर क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इसके विरोध में जल्द ही एक रणनीति बनाएंगे और सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।